नमस्कार। सिटी केबल के दर्शकों की सेवा में मैं एक बार फिर सतीश अग्रवाल उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हमारी नियमित स्वास्थ्य विषयक श्रृंखला हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के तहत हम स्वास्थ्य विषयक एक मुद्दे को लेकर एक्सपर्ट्स द्वारा उनसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। मानवीय विकास के साथ मानव जो बाकी प्राणी है जो चार पैर पे चलते हैं, विकास के साथ साथ में उसने दो पैरों पे चलना शुरू किया। जैसे जैसे विकास हुआ उसके साथ में उसने उन दो पैरों पे अपना बैलेंस, अपना समतोल निर्धारित किया। साथ में थिरकना, नृत्य आदि उसमें गतिविधियां उसने ऐड की है। और प्रकृति प्रदत्त या ईश्वर प्रदत्त इन क्षमताओं का हमें तब अंदाज होता है जब किसी कारण से हम इनसे वंचित होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई एक्सीडेंट हो या चोट लगे और किसी व्यक्ति का हाथ या पैर प्लास्टर में आ जाए या उसे मोच हो जाए, और जब वो इन सब चीज़ों को नहीं कर पाता है तब इसका महत्व हमें समझ में आता है। सौभाग्य से मेडिकल साइंस की एक विशिष्ट शाखा जिसे हम फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स इन सब मूवमेंट्स को, गतिविधियों को फिर से नियमित रूप से सुचारू कैसे कर सकते हैं और उस व्यक्ति की कार्यक्षमता को फिर से किस तरह से मुख्य धारा में ला सकते हैं, इस विषय पर यह शाखा उससे डील करती है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच जो एक्सपर्ट्स उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर पूजा जी जायसवाल हैं और मेरे बाईं ओर डॉक्टर कविता जी सोलंकी हैं। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोनों हमारे विशेषज्ञों ने नागपुर स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल की है और अमरावती में अपनी निजी सर्विसेज दे रही हैं। डॉक्टर पूजा जी, जैसे मैंने कहा कि यह एक थोड़ी सी विचित्र ब्रांच है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। फिजियोथेरेपी ये मेडिकल साइंस की एक मेन ब्रांच है जिसमें हम इंसान के मसल्स, जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू में होने वाली तकलीफों से डील करते हैं। ये तकलीफ़ें आपको उम्र बढ़ने से, किसी बीमारी के कारण, एक्सीडेंट में या किसी खेल के दौरान होती है, जिससे कि आपको अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स आती है। फिजियोथेरेपिस्ट का पेशेंट की ओर एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। जैसे कि अगर उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो उस हाथ फ्रैक्चर होने से उसकी किस एक्टिविटी में एज अ होल बॉडी उसे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, हम इससे डील करते हैं। हम ट्रीटमेंट प्लान करते समय पेशेंट का ऑक्यूपेशन, वो क्या काम कर रहे हैं, किस एरिया में काम कर रहे हैं, उनकी हॉबी क्या है, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान हम पेशेंट के साथ साथ उनके रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि पेशेंट क्लिनिक के साथ साथ घर में भी ये एक्सरसाइजेस कर सके और उनको फैमिली का एक सपोर्ट मिले। फिजियोथेरेपी ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए सीमित नहीं है, नॉर्मल इंसान भी इसका लाभ ले सकते हैं एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ एक मिसकंसेप्शन, कुछ गलत धारणाएं भी है लोगों में, जैसे कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी में हम प्रॉपर टेक्निक्स के थ्रू मैनिपुलेशंस, कुछ जॉइंट मोबिलाइजेशंस होते हैं, हाइड्रोथेरेपी होता है जिसमें कि पेशेंट को वाटर एक्वाटिक एक्सरसाइजेस देते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को लाभ हो सके। दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि इससे आपको तकलीफ होंगी, फिजियोथेरेपी से आपको तकलीफ होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा मेन एम ही होता है कि आपकी तकलीफ कम करे, आपका पेन कम करे, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। आप इजीली फिजियोथेरेपी ले सकते हो। तो दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो डॉक्टर पूजा जी हमसे कह रही हैं कि ये जो शाखा, ये ब्रांच है, ये हमारी मूवमेंट से संबंधित है और अगर इसका हम इनके एक्सपर्ट के निर्देशों का अगर पालन करते हैं तो इससे हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। डॉक्टर कविता जी, जिस तरह से डॉक्टर पूजा ने हमसे कहा है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी दी किस प्रकार से जाती है, उसकी मेथड और पद्धति की है क्या है। फिजियोथेरेपी दो पार्ट में दी जाती है, एक तो एक्सरसाइज थेरेपी और दूसरा है इलेक्ट्रोथेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में जब पेशेंट
जॉइंट स्टिफनेस, मसल वीकनेस, सूजन या दर्द लेके हमारे पास आते हैं, तब हम उनको मसल टेस्टिंग एग्जामिनेशन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन से एक्सरसाइज देना ज़रूरी है। जैसे हमारे फिजियोथेरेपी में 4 टाइप के एक्सरसाइज होते हैं। एक्टिव एक्सरसाइजेस, जिसमें हम पेशेंट को घर में करने के लिए एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि वो घर जाके भी कर सके। जो हमने उनमें इम्प्रूवमेंट लाया है वो इम्प्रूवमेंट वो घर जाके मेंटेन रख सके। दूसरा होता है पैसिव एक्सरसाइजेस। पैसिव एक्सरसाइजेस वो है जो हम टेक्निकली खुद अपने हाथों से पेशेंट को करवा के देते हैं। तीसरा है एक्टिव असिस्टेंट एक्सरसाइजेस, उसमें हम रोप, पुली, स्प्रिंग के थ्रू पेशेंट को एक्सरसाइज करवा के देते हैं। और चौथा है रेजिस्टिव एक्सरसाइज। रेजिस्टिव एक्सरसाइज में हम वेट या डंबल का यूज करते हैं, जिससे पेशेंट को हाथ में डंबल दिया जाता है या पैर को वजन बांधा जाता है और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जैसे मतिमंद बच्चे रहते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट रहते हैं, उनको बैलेंस का, कोऑर्डिनेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। उसके लिए हमारे पास बड़ा सा स्विच बॉल रहता है जिसपे हम उनको बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके उनको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें जैसे हो गया शॉर्ट वेव डायथर्मी। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें 2 बड़े इलेक्ट्रोड होते हैं जो पेशेंट को जहाँ पे दर्द है या गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, उस पर वो रखे जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो पेशेंट के डीप हड्डी तक जाता है और पेशेंट के मसल रिलैक्स होते हैं और दर्द कम होता है। उसके बाद एक दूसरा मशीन है पैराफिन वैक्स बाथ। ये ऐसा मिश्रण है लिक्विड पैराफिन, वैक्स, पेट्रोलियम जेली एंड ग्लिसरीन। इसका मिश्रण है जो हम 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। उसके बाद वो लेप पेशेंट के दर्द वाले जॉइंट पे लगाया जाता है और उसके बाद पेशेंट को जॉइंट स्टिफनेस, सूजन, दर्द कम होके पेशेंट सूदिंग महसूस कर सकता है। चौथा मशीन एक है जो IFT। IFT ऐसा मशीन है जिसमें 4 इलेक्ट्रोड होते हैं जो पेशेंट के मसल पे रखे जाते हैं और करंट बॉडी में पास की जाती है। उससे पेशेंट के बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स सिक्रेट होते हैं और पेशेंट का पेन कम होता है। इसके बावजूद अगर कोई ज़्यादा गुटखा खाने वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको जबड़े के मसल उनके बहुत टाइट हो जाते हैं और वो मुंह नहीं खोल सकते, तो उनका मुंह अच्छी तरह से खुलने के लिए वो IFT के इलेक्ट्रोड चेहरे पे लगा के करंट पास किया जाता है जिससे वो अच्छे से मुंह खोल सके। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एक मशीन है जो अल्ट्रासाउंड का हेड रहता है जिसपे जेली डाल के वो पेशेंट के दर्द वाले जॉइंट पे घुमाई जाती है। उसके बाद जिनको बहुत पुराना जख्म है, जिसका व्रण है जो बहुत स्किन को चिपका हुआ है, उसको फ्री करना है, ऐसे केसेस में अल्ट्रासाउंड बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद आपने बहुत सुना होगा कोहनी का दर्द होता है जिसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। ऐसे ये केस में अल्ट्रासाउंड बहुत ही इफेक्टिव है। इसके बाद एक इंफ्रारेड लैंप आता है जिसमें रेड लाइट होती है जो पेशेंट को अगर सुपरफिशियल मस्कुलर पेन है तो वो तुरंत कम होता है। इसके बावजूद टेंस एक मशीन है जिसमें 4 या 8 इलेक्ट्रोड आते हैं जो पेशेंट की अगर कोई नस दब रही है तो वो नस के रूट के डायरेक्शन में लगाए जाते हैं ताकि जो पेशेंट को चींटियाँ आ रही है, नमनेस आ रहा है, पेशेंट की जैसे 2 मनकों में की गद्दी दब जाती है, उसके बाद पेशेंट को दोनों हाथ पैर में या दोनों पैर में चींटियाँ आना चालू हो जाता है, तो वो नस के डायरेक्शन में अगर अपन इलेक्ट्रोड रखते हैं तो पेशेंट को चींटियाँ आना कम हो जाता है। ऐसे काफ़ी ऐसे उपकरण हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के जिससे पेशेंट काफ़ी अच्छा महसूस कर सकता है और जल्दी नॉर्मल हो सकता है। तो दर्शकों, इतनी लंबी लिस्ट के बाद हम देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में कितनी उपयोगी है। एक ऐसी मान्यता है कि वृद्धावस्था ये हमारे मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, यह अवस्था आनी ही आनी है। और इसके साथ में जैसे हमने इतने पूरे एक्सपर्ट के साथ में बातें की है तो इसके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है वो होने ही होने हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो होता है वो होता है इनकी मूवमेंट्स का, इनकी हालचाल का, इनकी गतिविधियों का। और इन सब के चलते ऐसे वृद्ध या जो वयस्क लोग होते हैं उनके गिरने का खतरा बढ़ता है।
उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और कहीं से एक आह टीस निकलती, काश ये हमारे बचपन या जवानी के दिनों में होता था। डॉक्टर पूजा जी, इसी विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे कि जो बड़ी उम्र है, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे ज्येष्ठ नागरिक हैं, तो उनमें जो मूवमेंट्स कम हो जाती है तो कैसे बरकरार रखें, या दूसरी चीज उससे हम कैसे बच सकते हैं? हमने देखा है जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उसके साथ साथ बोन्स में, हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है। इन लोगों की हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, जो मांसपेशी है उसकी ताकत कम हो जाती है। इसके कारण उनको जॉइंट स्टिफनेस, अकड़न ऐसे महसूस होता है। उनकी एक्टिविटीज़, उनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाती है। उन्हें बैलेंस के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम आने लगते हैं। इससे कि इन सारी चीज़ों से उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस, उनके गिरने के रेट ऑफ फॉल काफ़ी बढ़ जाता है। इन पेशेंट्स में कई बार ऐसा होता है बढ़ती उम्र के साथ में बीपी की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। उसके बाद हमने देखा है कि ओल्ड एज में ये अवस्था में ज़्यादातर लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटने की तकलीफ होती है, जिसमें उनके घुटने में दर्द होता है, सूजन होती है, उन्हें उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है। फ्रोज़न शोल्डर होता है, जिसमें शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन है जो अफेक्ट हो जाती है, उनके शोल्डर काफ़ी स्टिफ हो जाता है। उन्हें गर्दन की तकलीफ होती है, कमर की तकलीफ होती है। कई जगह पे उन्हें स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड और लेग्स, जिन्हें हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, वो भी होता है। एक और चीज़ आजकल कॉमन देखने में आई है इस स्टेज में इनकंटिनेंस, जिसमें कि सडनली यूरिन पास होना या यूरिन पेशाब की कंट्रोल नहीं रहती है। इन सारी जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं, इसको डील करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट उनके लिए ऐसे एक्सरसाइज प्लान करते हैं जो कि सिंपल हो और वो उन्हें खुद करते आ सकें। इसमें हम उन्हें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस देते हैं। उनके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उन्हें थेरा बैंड, जिसे कि एक इलास्टिक बैंड होता है, उसके साथ एक्सरसाइजेस देते हैं। वेट कप्स के साथ एक्सरसाइज देते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए हम उन्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देते हैं। जैसे मैंने बताया उनका बैलेंस अफेक्ट होता है, तो बैलेंस इम्प्रूव करने के लिए हम उन्हें सीधे लाइन पे चलना, फिगर ऑफ 8 में चलना, साइड वॉकिंग देना, फिर उसके साथ में एक बैलेंसिंग डिस्क होता है हमारे पास, उस पर कुछ एक्सरसाइज देते हैं जिससे उनका बैलेंस इम्प्रूव हो। कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए हम उन्हें हैंड और लेग्स के कुछ मूवमेंट्स एक्सरसाइजेस देते हैं, अल्टरनेट आर्म मूवमेंट्स देते हैं, जिनसे उनका कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। ओल्ड एज में मैंने जैसे बताया कि उनका रेट ऑफ फॉल बढ़ता है, तो हमारा उनसे और उनके घर वालों से एक एडवाइस होता है कि वो अपने यहाँ जहाँ पे स्टेयरकेस है, जहाँ पे सीढ़ियाँ है, वहाँ पे दोनों साइड से रेल्स लगाए ताकि उन्हें उतरने चढ़ने में आसानी हो और एक सपोर्ट रहे। वैसे ही बाथरूम्स में या जो भी स्लिपरी एरिया है, तो वहाँ पे भी वो आजू बाजू में अगर रेल्स लगाते हैं तो उन्हें उठने बैठने में आसानी होगी। और साथ ही में जिन एज ग्रुप में जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है, जिन्हें चलने में कुछ असिस्टेंस लगता है, उन्हें हम वॉकर के साथ या स्टिक के साथ कैसे चलना है इसकी भी ट्रेनिंग देती है। अभी कई बार ऐसा होता है कि ये एज में लोगों का ऐसा सोचना है कि उनसे इतनी सारी चीज़ें होंगी क्या, वो अकेले ये सारी चीज़ें कर पाएंगे क्या। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास नॉन इम्पैक्ट एरोबिक्स या फिर एक ग्रुप थेरेपी होता है, जिसमें उन्हीं के एज ग्रुप के लोग होते हैं जिनके ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सेम होते हैं। उन्हें हम फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर एक्सरसाइजेस प्रोग्राम देते हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ के कारण उन्हें एक मेंटल सपोर्ट होता है, उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो अपनी एक्सरसाइजेस अच्छे से कर सके, एक हेल्दी लाइफ जी सके और अपना ओल्ड एज एंजॉय कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा बताया है कि इस तरह से अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका विश्वास बढ़ता है, तो साथ साथ में उनकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट्स है वो बढ़ती है और शायद प्रोडक्टिविटी भी इससे बढ़े। डॉक्टर कविता जी, जिस तरह से डॉक्टर पूजा ने कहा कि ये पूरी के पूरे हमारे जो मूवमेंट्स हैं मसल, सॉफ्ट टिश्यू और बोन से आधारित हैं, तो ऐसी जो मसल से रिलेटेड ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है? आजकल हम सबको पता है कि सबकी लाइफस्टाइल कितनी बिजी हो गई है। हर किसी का जॉब पैटर्न
अलग हो गया है। किसी को कंटिन्यू बेंडिंग करके काम करना पड़ता, किसी को कंटिन्यू स्टैंडिंग करके काम करना पड़ता, किसी को बहुत ही ट्रैवलिंग करना पड़ता। और उसके साथ साथ रास्तों में आए खड्डे और झटकों के कारण भी लोगों के मनकों में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। उनके 2 मनकों की गैप कम हो जाती है और उसमें की जो गद्दी है वो गद्दी दब जाती है। उसके कारण दोनों हाथों में और पैरों में चींटियां आना चालू हो जाता है, तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर बहुत दिनों तक चलता रहा तो उसको वर्टागो जैसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट को काफ़ी चक्कर आते हैं, उठने में चक्कर, सोने में चक्कर महसूस होते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर पेशेंट जब उनका दर्द कम है तभी अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर सलाह लेके प्रॉपर एक्सरसाइज चालू करते हैं तो उनका दर्द आगे नहीं बढ़ेगा। अगर गर्दन में या पीठ में दर्द है तो तुरंत उसका इलाज चालू करो, नहीं तो वो फिर चिटिया आना, नमनेस आना, ऐसे अगर इसमें अगर कन्वर्ट हो गया तो आगे जाके ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। उसके बावजूद अभी बढ़ती ट्रैफिक में एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। एक्सीडेंट में हेड इंजरी, फ्रैक्चर के केसेस, उसके बाद नस का कटना, टेंडन का कटना, ऐसे केसेस में फ्रैक्चर का पेशेंट भी बहुत दिनों तक बेड पे रहता है या प्लास्टर में कम से कम 3 से 4 वीक प्लास्टर में रहता है। उसके बाद पेशेंट जब प्लास्टर निकलता है तो पूरा जॉइंट स्टिफनेस हो जाता है, स्वेलिंग आता है, सूजन आती है, दर्द होता है। तो तभी अगर प्लास्टर निकालने के तुरंत दूसरे दिन बाद फिजियोथेरेपी चालू की जाती है तो पेशेंट बहुत ही जल्दी नॉर्मल रेंज पा सकता है और उसके मसल पावर बढ़ सकता है। उसके बाद कभी गिरने के कारण नी में गद्दी डैमेज हो जाती है या घसर जाती है, ऐसे केसेस में कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो जब सर्जरी करनी पड़ती है तो सर्जरी के बाद भी प्रॉपर फिजियोथेरेपी शेड्यूल होता है। अगर पहले हफ्ते से लेके पूरा कंटिन्यू फिजियोथेरेपी शेड्यूल अच्छे से निभाया जाए तो पेशेंट बहुत ही जल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकता है और बहुत अच्छे से जल्दी अच्छा चलने लग सकता है। उसके बाद बहुत से लोगों को कृत्रिम जॉइंट बिठाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी जिनका ये ऑपरेशन होता है और उनको कृत्रिम जॉइंट बिठाया जाता है, उसमें भी वो जॉइंट के सराउंडिंग के जो मसल होते हैं, टेंडन होते हैं, वो वीक होते हैं, कभी कभी स्वेलिंग भी रहता है और उनको वजन लेने में भी प्रॉब्लम होता है। ऐसे केसेस में भी अगर फिजियोथेरेपी डे 2 to 3 डे से स्टार्ट करते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर शेड्यूल के साथ पेशेंट को ट्रीटमेंट बताते हैं और उनसे करवा के लेते हैं ताकि वो उनकी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। तो दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा डॉक्टर कविता जी हमसे कह रही हैं कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अनुसार अगर ये एक्सरसाइजेस या व्यायाम किए जाए और जितनी उसकी निर्धारित अवधि तब तक किया जाए तो इसका निश्चित रूप से हमें फायदा होता है। और जहां जिस जॉइंट की जोड़ की मूवमेंट या गतिविधियां कम हुई है वो तकरीबन पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती है। डॉक्टर पूजा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि फिजियोथेरेपी बच्चों से लेकर बड़ों तक के स्त्री पुरुष सब में समान रूप से लागू पड़ती है और उपयोगी होती है। हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है नारी शक्ति, और सामाजिक व्यवस्था के चलते सहसा ये उपेक्षित होती है। तो विमेन्स हेल्थ या स्त्री आरोग्य की दृष्टि से फिजियोथेरेपिस्ट के बतौर आपकी क्या सलाह है? फीमेल्स, महिलाएं अपने एज के किसी भी अपने स्टेज में, लाइफ ऑफ स्टेज में कहीं पे भी फिजियोथेरेपी उनके लिए हेल्पफुल पड़ सकती है। जैसे हम देखना जाए तो बच्चियों में या यंग लड़कियों में कई बार मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान उन्हें काफ़ी पेट दर्द या पीठ दर्द होता है, जिससे कि उनकी कभी कभी पढ़ाई अफेक्ट होती है, वो अपने काम पे नहीं जा पाते। तो ऐसे कंडीशंस में अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह रही तो हम उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज देंगे जिसमें कि उनके पेट के, बैक के मसल्स, पीठ के मसल्स, उनके पैरों के मसल्स के लिए हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं ताकि उन्हें ये दर्द कम हो और वो इस स्टेज में भी अपना काम कर सकें। उसके बाद हमारे यहाँ एक धारणा ये भी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो सकती है। प्रेगनेंसी में जब से आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है एंड तक के आपके बॉडी में कई ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण आपके बोन्स, जॉइंट्स में, मसल्स में लैक्सिटी आती है। आपका पेट का साइज जब बढ़ता है महिलाओं का
तब उन्हें पीठ दर्द होना शुरू हो जाता है, महिलाओं का चलने का ढंग थोड़ा बिगड़ने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए अगर वो पहले से प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें तो उन्हें ये काफ़ी कम हद तक के प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें जैसे प्रेगनेंसी में 3 स्टेज में हम इसे डिवाइड करते हैं। इसे हम ANC प्रोटोकॉल या ANC एंटीनेटल केयर एक्सरसाइजेस बोलते हैं। फर्स्ट फेज में यानी पहले महीने से तीसरे महीने तक के हम पेशेंट्स को महिलाओं को उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि उनके जॉइंट मोबिलिटी बनी रहे, उन्हें एक फ्रीनेस हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, माइल्ड एक्सरसाइजेस देते हैं। सेकेंड स्टेज मतलब चौथे महीने से छठवें महीने तक के हम उन्हें जहाँ पे उनका पेट का साइज बढ़ने लगता है उस दौरान उन्हें एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, जो गर्भाशय के अराउंड मसल्स होते हैं जिसे कि पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं, उसके एक्सरसाइजेस, जैसे आप देखेंगे ये पेल्विक फ्लोर या इसके अराउंड जो मसल्स होते हैं उसकी ताकत बढ़ाने के लिए हम उन्हें एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। उसके बाद में जो थर्ड स्टेज होता है 7वें महीने से 9वें महीने तक के, उसमें ये सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ हमारे पास एक पार्टनर्स एक्सरसाइज प्रोग्राम भी होता है जिसमें कि हम इन महिलाओं के जो हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, उनके साथ में उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिसके कारण इन एक्सरसाइजेस में वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनका बॉन्डिंग बढ़ता है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है जिससे वो अच्छे से एक्सरसाइज कर सके। इसके बाद में होता है जब लेबर के दौरान भी हम इन महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें किस तरीके से ब्रीदिंग करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं ताकि उन्हें लेबर पेन के दौरान भी वो रिलैक्स हो सके, वो इससे डील कर सके। अभी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बीपी की तकलीफ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम आती है, तो इस केस में हम उनके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करते उनकी एक्सरसाइज वैसे प्लान करते हैं या वैसे डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद में होता है जैसी डिलीवरी हो जाती है, वो चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, उसके बाद में दूसरे से तीसरे दिन के बाद से अगर आपकी जनरल हेल्थ ठीक है तो हम एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं जिसे पोस्ट नेटल एक्सरसाइज प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें हम फिर से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उनके एब्डोमिनल, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, उनके बैक के एक्सरसाइजेस, लोअर लिम्ब पैरों के एक्सरसाइजेस देते हैं। साथ ही साथ उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के पोजीशन सिखाई जाती है। उसके बाद में अपने बेबी को कैसे कैरी करना है जिसके कारण उन्हें कम से कम तकलीफ़ हो, बच्चे के साथ भी वो एंजॉय कर सके, ऐसे एक्सरसाइजेस हम उन्हें देते हैं। अब देखा गया है कि कुछ एज होने के बाद में महिलाओं में इनकंटिनेंस या प्रोलैप्स के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इनकंटिनेंस मतलब जिसमें सडन पास ऑफ यूरिन या यूरिन करते समय कंट्रोल नहीं होता है, ऐसी कंडीशन होती है। और प्रोलैप्स में जहाँ पे गर्भाशय का कुछ हिस्सा सडन एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से यानी खांसने पे या छींकने पे वो बाहर आता है। तो इन कंडीशंस में भी हम इससे संबंधित, इस एरिया से संबंधित जो मसल्स होते हैं उनका हम उन्हें स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम देते हैं, उसकी ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइजेस बताते हैं और कुछ इलेक्ट्रोथेरेपिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करके उनका ये प्रॉब्लम भी कम करने में सहायता देते हैं। दर्शकों, डॉक्टर पूजा जी ने जिस गर्भावस्था का उल्लेख किया है, तो आपकी जानकारी के लिए जब बच्चा गर्भ में पलता है तो प्रकृति उस बच्चे को, उस गर्भाशय को बढ़ते उम्र के साथ में गर्भाशय का आकार बढ़ाती है, इसलिए साथ साथ पेट का आकार बढ़ता है और उसी समय भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो पूरे जॉइंट्स में, मसल में और लिगांड्स में एक शिथिलता आती है, ढीलापन आता है। साथ में ये होता है कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, चाहे सिजेरियन से हो या नॉर्मल हो, तो ये तुरंत सिकुड़ना शुरू होते हैं। और जैसा पूजा जी कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और मार्गदर्शन नहीं हुआ तो ये मसल्स ढीले हुए हैं, लिगामेंट्स ढीले हुए हैं, तो ये लटके हुए ऐसे होते हैं और इसीलिए कई महिलाओं को अक्सर ये शिकायत होती है कि पेट बढ़ गया है। डॉक्टर पूजा हमसे कह रही हैं कि अगर योग्य मार्गदर्शन और एक्सरसाइज का इन्होंने अगर पालन किया तो इन सब चीजों से बच सकती हैं और अपनी जो शरीराकृति है, जो फिगर है, वो फिर से वो पा सकती हैं।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत रूप से निग्लेक्टेड एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे डॉक्टर पूजा जी ने प्रकाश डाला है। डॉक्टर कविता, एक जिस तरह से डॉक्टर पूजा ने कहा कि कई बार कोई चोट लगने के बाद में, कुछ ऑपरेशन के बाद में मरीजों को तकलीफ हो सकती है, खासकर जलना ये इस तरह से कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर्स यानी अकड़न आ जाती है और वहाँ की मूवमेंट्स कम हो जाती है। तो ऐसे कौन सी केस में कौन सी फिजियोथेरेपी उन लोगों के लिए उपयोगी होगी? आपका मार्गदर्शन क्या है? कुछ सर्जरीज में सही में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है। उदाहरण जैसे किसी ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी को एक ब्रेस्ट का कैंसर है और अगर ब्रेस्ट निकाल दिया जाए और कुछ टिश्यू निकाल दिए जाए, उसके बाद एक शोल्डर में जो टिश्यू निकाले हैं उस शोल्डर में जॉइंट स्टिफनेस हो जाता है और एक शोल्डर पूरी तरह ड्रूप हो जाता है। उससे पोस्चर इतना विचित्र दिखता है कि वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे केसेस में अगर आप डॉक्टर की सलाह लेके तुरंत फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो जॉइंट रेंज भी इम्प्रूव होता है और शोल्डर ड्रूप होने से बच जाता है, और शोल्डर जिनका पूरी तरह से ऊपर नहीं जाता वो पूरी तरह से ऊपर जाने लगता है और पेशेंट बहुत जल्द उससे बाहर निकल के नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसके बाद ऐसे ही बर्न्स या प्लास्टिक सर्जरी में भी फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है, जिसमें जब भी बर्न के बाद पेशेंट का जख्म जब हील हो जाता है या भरने लगता है, उसके बाद अगर तुरंत फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें तो उसका जॉइंट रेंज पूरी तरह से फुल होके उसके मसल स्ट्रेंथ भी हम बढ़ाते हैं। पर अगर कोई फिजियोथेरेपी नहीं करता है तो जो चिपकाई हुई स्किन रहती है उसका वापस से एक दूसरे को चिपकना चालू हो जाता है और पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होते हैं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्चर फिर वो वैसे ही रह जाते हैं जिससे पेशेंट हैंडीकैप भी हो सकता है। तो वो हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने तुरंत सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी चालू करनी चाहिए। उसके बाद एम्पुटेशन, कुछ लोगों का एक्सीडेंटली एम्पुटेशन करना पड़ता है या किसी बीमारी के कारण एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो एम्पुटेशन से मतलब हमारे दर्शकों बता दें कि उस हिस्सा जो हाथ या पैर उसको काट दिया जाता है। हाँ। बीमारी में अगर किसी को गैंग्रीन से किसी का पैर खराब हो गया है तो वो कभी कभी काटना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में जब पैर या हाथ काट दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो जख्म रहता है वो जख्म जब धीरे धीरे भरने लगता है, उसके बाद कुछ दिनों तक पेशेंट को फीलिंग रहता है कि उसके नीचे का पैर है या उसके नीचे का हाथ है। तो वो फीलिंग कम करने के लिए और पेशेंट का वहाँ पे दर्द कम करने के लिए टेंस करके एक मशीन आता है, जो मशीन के द्वारा वो पेन कम हो सकता है और वो फीलिंग कम हो सकती है। उसके बाद बहुत से लोगों की इच्छा रहती है कि आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जाए। तो आर्टिफिशियल लिम्ब प्रॉपर इंसान से आर्टिफिशियल लिम्ब का मेजरमेंट लेने के बाद जो बचा हुआ अच्छा पैर है उसमें उसको फिट करने के लिए जो बचा पैर है उसका भी स्ट्रेंथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पैर का स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम वो आर्टिफिशियल लिम्ब नहीं लगा सकते या लगाने के बाद तुम नहीं चल सकते, इसलिए उसके बाद भी फिजियोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। तो इतने सब महत्वपूर्ण जो केसेस है वहाँ पर फिजियोथेरेपी काफ़ी उपयोगी है। डॉक्टर पूजा, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो अपेक्षाकृत रूप से सीरियस होते हैं, गंभीर अवस्था में होते हैं। अभी तक हम जिन लोगों से बातचीत करें जिन केसेस में तो खुद चल के आ रहे हैं, पर ऐसे कुछ होते हैं जो इंटेंसिव केयर में आईसीयू में भर्ती है और वहां पर उनके मूवमेंट्स के लिए या उनके लाइफ के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की उपयोगिता कहाँ तक है? देखिए, लंग्स और हार्ट ये अपने बॉडी के मेन पार्ट्स हैं। इसमें लंग्स में होने वाली कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी हो गया, जिसमें कि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस चलने लगती है, उनके छाती में कफ जमा होने लगता है जिनसे उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। तो इन केसेस में हम इन पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, उन्हें ब्रीथ कंट्रोल के टेक्निक सिखाते हैं। उनके जिस पार्ट ऑफ लंग में जहाँ पे कफ जमा हुआ है उन्हें पोस्चरल ड्रेनेज की एक टेक्निक होती है जिसमें हम उन्हें पोजीशंस देते हैं ताकि उस हिस्से का जो कफ जमा है वो ग्रेविटी के थ्रू बाहर आ सके। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे कुछ टेक्निक्स जैसे पर्कशन, जिसे थपथपाना कहते हैं, वाइब्रेशंस अप्लाई करते हैं, देते हैं, जिससे वहाँ के सेक्रीशन कफ लूज होता है और बाहर आने में मदद मिलती है। हार्ट
के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट अटैक के बाद के जो पेशेंट्स हैं या जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, इन पेशेंट्स को भी अपने नॉर्मल लाइफ में आने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इनका एक प्रॉपर कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें उनकी सिंपल एक्सरसाइजेज से शुरू करते हुए उनका एक्सरसाइज का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल हम बढ़ाते हैं ताकि उन्हें डिफ़िकल्ट चैलेंजेस अपनी लाइफ फॉलो करने में आसानी हो। जैसे आपने कहा था कि कुछ पेशेंट जब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, आईसीयू में होते हैं, तो कई बार उन्हें वेंटिलेटर्स पे रखना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट की बॉडी पैरालाइज होती है, वो खुद से एक भी मूवमेंट नहीं कर पाते, वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते। इस कंडीशन में भी फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें पैसिव मोबिलाइजेशन, मतलब उनके जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस देते हैं, उनकी करवाते हैं, जिससे कि उनके जॉइंट्स फ्री रहे, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप न हो। उनकी पोजीशन, पेशेंट्स की पोजीशन चेंज की जाती है ताकि उन्हें बेड सोर्स या जख्म ना हो। साथ ही में इन पेशेंट्स में भी सिक्रीशंस या कफ होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो इस केस में भी चेस्ट फिजियोथेरेपी या पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक उन्हें दी जाती है। दर्शकों, एक बहुत ही रोचक चर्चा फिजियोथेरेपी पर जारी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा जारी है फिजियोथेरेपी के ऊपर और हमारे साथ एक्सपर्ट्स है डॉक्टर कविता सोलंकी और डॉक्टर पूजा जायसवाल। डॉक्टर कविता जी, जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो होता है ब्रेन, और जिन मूवमेंट्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन द्वारा संचालित होती है। तो किसी कारणवश अगर ब्रेन में कोई तकलीफ हो तो निश्चित तौर से ये मूवमेंट्स से फर्क पड़ेगा। तो ऐसे कौन से केसेस है जहां पर फिजियोथेरेपी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है और किस तरीके से होती है? जैसे सबको पता है, ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कभी एक्सीडेंटली हेड इंजरी हो जाती है, या ब्रेन में खून की गांठ जम जाती है, या ब्रेन में खून बह जाता है, उसके कारण शरीर का आधा अंग पैरालाइज हो जाता है, जिसको हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। और या गर्दन के मन के फ्रैक्चर होते हैं, या अंदर की गद्दी दब जाती है, या नली को मार लग जाती है, तो चारों हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं, उसको हम क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में पेशेंट खुद पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। शुरुआत में तो पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन रहता है। ऐसे केसेस में जब कंटिन्यू पेशेंट बेड पे है तो उनके रिलेटिव को फिजियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर एक्सरसाइज सीख लेने चाहिए, ताकि आधे आधे घंटे बाद वो उनका पोजीशन चेंज कर सके। और कंटिन्यू एक पोजीशन में रहने के कारण खून की गांठ जम सकती है, तो वो खून की गांठ पैरों में नहीं जमनी चाहिए, इसलिए पैर के भी व्यायाम करके देना बहुत जरूरी है। और कमर में भी जख्म हो सकती है, वो कमर की जख्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको बार बार पोजीशनिंग और एक्सरसाइज करके देना जरूरी है। उसके बाद जब पेशेंट बेड रिडन से व्यायाम और मेडिसिन की सहायता से थोड़ी थोड़ी उसकी ताकत बढ़ती है, तब पेशेंट को हम बेड रिडन से व्हील चेयर पे शिफ्ट करते हैं। व्हील चेयर पे भी पेशेंट को पैरों के, हाथों के, आर्म्स के, फोरआर्म्स के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सिखाए जाते हैं। या अगर पेशेंट को बिल्कुल भी पावर नहीं है, ऐसे केसेस में अगर स्टिमुलेटर करके एक मशीन आता है जिससे मसल पे इलेक्ट्रोड रख के उनकी पावर बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद जब धीरे धीरे पेशेंट का पावर बढ़ने लगता है, फिर हम व्हील चेयर से पेशेंट को वॉकर पे शिफ्ट करते हैं। वॉकर पे फिर पेशेंट को थोड़ा थोड़ा बैलेंस रहता है, पर फिर भी एकदम पूरी तरह नहीं रहता। ऐसे इस केसेस में हम पेशेंट को वॉकिंग पैटर्न सिखाते हैं। एक वॉकर में सिंगल लेग स्टैंडिंग सिखाते हैं। उसके बाद स्विच बॉल रहता है, वो बॉल पे बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। ऐसे फिर धीरे धीरे पेशेंट का और ताकत बढ़ने लगती है और पेशेंट फिर वॉकर से स्टिक पे शिफ्ट होता है। स्टिक पे आने के बाद भी पेशेंट को और अलग तरीके के वॉकिंग पैटर्न सिखाए जाते हैं, जो कि उसको इंडिपेंडेंट बनाने में काफी हेल्प करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और पेशेंट की ताकत बढ़ती है। इन सब पीरियड में काफी वक्त चला जाता है, पर रिलेटिव्स को थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है।
उसके बाद पेशेंट का धीरे धीरे स्टिक भी छूट जाता है और पेशेंट नॉर्मल वॉक करने लगता है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है। पर ऐसे पेशेंट में बाद में हैंड फंक्शन भी थोड़े से कम रह जाते हैं, उनको खुद के डेली एक्टिविटीज जैसे हो गया खाना खाना, कपड़े पहनना, कंघी करना, ब्रश करना, वो नहीं जमता। तो उसके लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे फिर वो धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं। ऐसे उसके बाद जब ये हो गया बड़ों के लिए, और आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो मतिमंद होते हैं, जिनका ब्रेन ग्रोथ पहले से या पैदा होने के बाद से ही धीरे धीरे होता है या मंथ वाइज उनका बराबर नहीं होता, ऐसे बच्चों में उनके मसल कड़क हो जाते हैं, बहुत टाइट रहते हैं, वो पैर पे सीधे खड़े नहीं हो सकते। कुछ बच्चे 5 महीने के होने के बावजूद भी उल्टा नहीं होते। ऐसे बच्चों को भी स्विच बॉल पे लेके हम अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करवा के देते हैं। कुछ खिलौनों की सहायता से भी उनको एक्सरसाइज करवा के देते हैं, ताकि उनका कड़कपना कम हो और वो धीरे धीरे नॉर्मल बने। ऐसे बच्चों के केसेस में भी पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चों में रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते, उनको बहुत कंटिन्यू रेगुलर फिजियोथेरेपी लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये ब्रेन के केसेस में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है। तो दर्शकों, जितना अहम रोल फिजियोथेरेपी का है कि डॉक्टर कविता जी बता रही हैं कि एक पैराप्लेजिक का जो मरीज है, जो पूरी तरह से बिस्तर पर था, उसे धीरे धीरे इन्होंने अपना आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बना दिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को काफी समय लगता है। तो ऐसे समय में रिश्तेदारों ने फिजियोथेरेपिस्ट से पूरी तरह धीरज के साथ सहकार्य करना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर मरीज को किसी तरह की बीमारी है या किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयां चल रही है, तो खुले तौर से उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में पूरा तरह बताना चाहिए, ताकि वो जब ट्रीटमेंट प्लान करते हैं उसमें उसको मदद मिलेगी। डॉक्टर पूजा जी, अब तक हमने बहुत सारी जितनी चर्चाएं की हैं उस सब में हमने मरीजों की चर्चा की है, और जैसा आपने शुरुआत में बताया कि अगर हम नॉर्मली भी फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं तो हम इतनी काफी चीजों से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ हम लोग जी सकते हैं। इस विषय पर आपका मार्गदर्शन क्या होगा? हमने देखा है कि आजकल की बिजी लाइफ में, कॉम्पिटिटिव लाइफ में कई बार लोगों को एक ही जगह पे बैठ के कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे काम करना होता है। डेस्क वर्क कंटिन्यूस बैठ के उन्हें काम करना होता है। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बैठ के पढ़ना होता है, या जैसे जैसे आजकल लैपटॉप और सेल फोन्स वो लोग यूज करते हैं, तो कंटिन्यू वो इस पोजीशन में काम करते रहते हैं, जिससे उन्हें नेक पेन, अपर बैक पेन होने लगता है। इन सब से बचने के लिए हम लोग कुछ अर्गोनॉमिक एडवाइसेस उन्हें देते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हम बताते हैं, जिसमें कि जैसे उनका बैठने का तरीका है उसे वो किस तरीके से चेंज करेंगे तो इनसे वो बच सकते हैं। जैसे अभी देखा है हमने, जो आप स्क्रीन पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उसका स्क्रीन का लेवल आपके आंखों के लेवल पे होना चाहिए। आपके जो हाथ है, एल्बोज है, वो चेयर रेस्ट पे, आर्म रेस्ट पे रेस्ट करने चाहिए, टिके होने चाहिए। आपकी जो पीठ है वो चेयर के बैक सपोर्ट पे रेस्ट होनी चाहिए, उसको टेकी रहनी चाहिए। आपके पैर ऐसे लटके नहीं होने चाहिए, वो भी फुट रेस्ट पे आप उन्हें सपोर्ट से रखें। इसके बाद हमने देखा है कि कुछ लोगों को इवन कंटिन्यूस खड़े रह के भी काम करना होता है, जिसके कारण उनके पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है। इन लोगों से भी हम कहेंगे कि वो लोग बीच बीच में ब्रेक ले, थोड़ा अपना पोजीशन चेंज करे, थोड़ा वॉक करके आए, थोड़ा बैठ के आए। इसके साथ साथ कुछ नेक के, शोल्डर के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसके साथ साथ करे, तो उन्हें इन सारी चीज़ों से काफ़ी राहत रहेंगी। अब हमने देखा है कि कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, किसी कारणवश पेशेंट कंटिन्यूसली हमारे पास रेगुलरली नहीं आ पाते, तो ऐसी चीज़ में, या किसी बच्चों की समझो एग्जाम्स है या कुछ प्रोजेक्ट वर्क है जिसके कारण वो बाहर समय नहीं दे पा रहे हैं, इन पेशेंट्स में हम काइनेसियोलॉजी टेपिंग एक टेक्निक होती है, जिसमें कि जहाँ पे उन्हें दर्द है उस मसल के पार्ट को पेन फ्री डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन में उनका पेन कम हो रहा है वहाँ पे ग्लाइड करते हैं, और वो ग्लाइड को मेंटेन करते हुए वहाँ पे एक टेप लगाते हैं,
जिससे कि उनका दर्द कम होता है। और हम उन्हें घर पे करने वाली कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस सिखा देते हैं ताकि वो अपना घर बैठे भी एक्सरसाइज कैरी आउट कर सके और हमें बीच बीच में फॉलोअप के लिए आके मिले ताकि वो अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सके। इसके बाद में पिलाटेस एक टेक्निक है जो कि अपने शरीर के जो कोर मसल, एब्डोमिनल मसल, पेट की मसल होती है और पीठ की मसल्स जो अपने स्पाइन को सपोर्ट करती है, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती है, इनकी ताकत बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। साथ ही साथ ये जो पेट के आसपास जो होने वाली चर्बी रहती है उसे कम करने में काफ़ी मदद करती है। तो ये पिलाटेस टेक्निक आपके इंच लॉस जो प्रोग्राम है, ओबेसिटी जहाँ पे मोटापा बढ़ा है, उस केस में काफ़ी हेल्पफुल है। हमारी आप लोगों से एक सलाह ये है कि आपको अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, आपको दिन में जब भी समय मिलता है आप एटलीस्ट वॉकिंग से स्टार्ट करो। जो कर सकते हैं वॉकिंग से प्रोग्रेस करके जॉगिंग कर सकते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है वो स्विमिंग कर सकते हैं। इवन कुछ लोग जो एरोबिक एक्सरसाइज अगर वो क्लासेस अटेंड कर सकते, ऐसे कुछ ना कुछ एक एक्सरसाइज फॉर्म अपने डेली रूटीन में अगर लाते हैं तो वो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका अंदर का बॉडी का स्ट्रेस कम होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। इन सारी चीज़ों से आप हेल्दी फील करते हो। आप हेल्दी रहोगे तो अपना काम अच्छे से कर सकोगे, काम अच्छे से होगा, आप अपनी फैमिली को, अपने आप को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं संक्षिप्त में ऐसा समझ में आया कि हम लोगों को अपने जितने भी मसल्स है उस पर अनावश्यक रूप से कोई तनाव नहीं आने देना चाहिए और जहां तक संभव उसको रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं हमारे गलत उठने बैठने के ढंग या पोस्चर कारण से होती है, जिससे हमने करेक्ट करनी चाहिए। डॉक्टर कविता जी, एक बहुत ही रोचक और सार्थक चर्चा के हम अंतिम मोड़ पर है। फिजियोथेरेपी की काफी हमें रोचक जानकारी मिली है। भविष्य में फिजियोथेरेपी को आप किस तौर पे देखती हैं? फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस का एक वाइड ब्रांच है, पर अभी लोगों में इसका अवेयरनेस काफ़ी कम है। अभी फिर बहुत रिसर्च हो रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना फिजियोथेरेपी का वुमेन्स हेल्थ, ओल्ड एज में जॉइंट रिप्लेसमेंट, बर्न्स, प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर्स, इन सभी बीमारियों में या इन सभी प्रॉब्लम्स में बहुत अहम रोल है। इसका महत्व अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे इसका प्रचार होगा वैसे वैसे लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ेगी और लोग इसका फायदा ले सकेंगे। अभी इसका महत्व देखते हुए सरकार ने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी कंपलसरी कर दिया है और कुछ योजनाएं भी अभी चालू हुई है जिसके थ्रू रूरल एरियाज में भी फिजियोथेरेपी कंपलसरी हो गया है। मैं आशा करती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू आपको भी फिजियोथेरेपी का महत्व समझा होगा, आप भी इसका फायदा लेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। मेरी मान्यता है फिजियोथेरेपिस्ट हैज हीलिंग टच दैट हेल्प्स टू लिव हेल्दी लाइफ, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने जादुई स्पर्श से आपको आरोग्यदायी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प चर्चा फिजियोथेरेपी पर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा संपन्न हुई और जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर के आए वो इस तरह से हैं कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी शाखा है जो हर उम्र में, चाहे वो नवजात शिशु हो या बड़ी उम्र हो, उसमें पूरी तरह से उपयोगी होती है। ये स्त्री पुरुष सभी तरह के लोगों में समान रूप से उपयोगी होती है। पूरी बीमारियों का शरीर का एक भी हिस्सा, एक भी अंग, एक भी सिस्टम ऐसी नहीं है जहां पर अगर किस तरह की बीमारी हो उससे हमारी मूवमेंट्स पर असर होता हो। तो फिजियोथेरेपी के प्रॉपर गाइडेंस और मार्गदर्शन में पूरी कालावधि के बाद में शायद हम इसे 100% पूरी तरह से नॉर्मल अचीव कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें उसे पूरी तरह से उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। दर्शकों, कार्यक्रम आपका अपना है। इस विषय में आपके सुझाव, आपके विचार, इनका हमेशा से हमें इंतजार रहा है। आपसे अगली मुलाकात दीप पर्व यानी दीपावली के बाद होगी। दीपावली के रंगीन दियों की तरह आपका जीवन भी जगमगाता रहे और खुशियों से भरा रहे, ये हमारी हमेशा से शुभकामना रही है।
एक 4 पंक्तियां कि न आपकी शान कम होती, न आपका रुतबा घटा होता। न आपकी शान कम होती, न आपका रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा आपने, जो गुस्से में कहा आपने, गर वही हंस के कहा होता। तो आप हंसिए, हंसाइए, आसपास के पूरे वातावरण को खुश रखिए, खुशियां बांटें। इससे आपका जीवन सुखमय होगा, आसपास का वातावरण उतना प्रसन्न और आनंदित होगा। अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए विषय पर चर्चा होगी और तब तक आपसे इजाजत लेते हैं। डॉक्टर कविता जी और डॉक्टर पूजा जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने सरल और रोचक तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।